Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एक सॉलिड सिलेंडर के कारण। ठीक है, हम गॉसेस लॉ को अप्लाई कर रहे थे। गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन 8 एप्लीकेशन देख चुके हैं ऑलरेडी डिफरेंट केसेज में। आज का जो केस है वो एक सॉलिड सिलेंडर है जो इंसुलेटिंग है। हम इंसुलेटिंग और कंडक्टिंग दोनों ही सिचुएशन को देखेंगे। तो पहले इंसुलेटिंग केस देखते हैं कि जो कंडक्टर है वो इंसुलेटर है सॉलिड सिलेंडर के शेप में। ठीक है, तो अब हम यहाँ फिगर में आर रेडियस ले रहे हैं, एक सॉलिड सिलेंडर बना रहे हैं जिसका रेडियस है आर रेडियस ले लिए। और ये चूंकि इंसुलेटिंग है तो चार्ज इसमें बाहर और भीतर हर जगह अपीयर हो सकता है। ठीक है, कंडक्टिंग रहेगा तो सारा चार्ज इसके सरफेस पे चला जाएगा, भीतर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होगा। तो एक हम सॉलिड स्फीयर बना लिए, सॉलिड सिलेंडर बना लिए और इसका हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो अब यहाँ इमेजिन कर रहे हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान रहे हैं रो। ठीक है, इसके यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है। तो अब फिर 3 सिचुएशन हम लेंगे और आउटसाइड पॉइंट्स बाहर के पॉइंट पे निकालें, सरफेस पे निकालें और फिर भीतर के पॉइंट्स पे निकालें, जैसा हम लोग स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर के केस में किए थे। तो वैसा ही काम यहाँ भी करना है हमें। तो पहला केस देखते हैं फॉर आउटसाइड पॉइंट्स। ठीक है, तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए सिचुएशन क्या बनेगा देखिए। फॉर आउटसाइड पॉइंट्स जो हम लेंगे तो बाहर के पॉइंट पे चलना है। तो सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे हम पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं P, और इसी P पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो बाहर और आपने रेडियस सेलेक्ट किया है कैपिटल R, तो इस सिचुएशन में स्मॉल r विल बी ग्रेटर देन कैपिटल R, ये बड़ा होगा। तो अब क्या करें, अब इस P पॉइंट R रेडियस का P पॉइंट पे निकालना है। तो हम यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही इमेजिन करते हैं। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं जिसका लेंथ मान लेते हैं L है। ठीक है, L लंबाई का, L लेंथ का हम गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करते हैं सॉलिड सिलेंडर के शेप में जिसका रेडियस स्मॉल r है। तो इसको घेर लिए हम एक सॉलिड सिलेंडर से। तो आप गॉसेस लॉ को लगाएं फ्रॉम गॉसेस लॉ। तो इंटीग्रेशन E डॉट ds 1/ε0 इंटू क्यू नेट। तो E ds क्या होगा, तो देखिए अब इस सिलेंडर से जो हम देखेंगे तो E की दिशा हमेशा बाहर की ओर दोनों तरफ होगा। E का डायरेक्शन बाहर की ओर है। तो जो भी हमें फ्लक्स मिलेगा E डॉट ds वो सिर्फ कर्व सरफेस पे ही मिलेगा। ऊपर और नीचे जो प्लेन कैप है यहाँ E और ds के बीच का एंगल 90 हो जाएगा, तो यहाँ हमें फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो जो भी मिलेगा कर्व सरफेस पे ही मिलेगा। तो कर्व सरफेस कितना होगा, तो कर्व सरफेस निकालेंगे तो 2πr इंटू L, हम L लेंथ ले रहे हैं और रेडियस R है। तो प्लेन कैप का हम निकाल लें एरिया, तो ये 2πrl हो जाएगा। तो E इंटू 2πrl, ये E डॉट ds का वैल्यू हो गया, और 1/ε0 इंटू नेट इनक्लोज चार्ज। इसके भीतर कितना चार्ज है, तो बड़े वाले सिलेंडर के भीतर देखिए कितना चार्ज है। हम फिर से फिगर पे ध्यान दें, तो बड़े वाले सिलेंडर के भीतर इतना बड़ा सिलेंडर ही इनक्लोज हो रहा है। देख लीजिए इतना बड़ा सिलेंडर आप इनक्लोज कर रहे हैं बड़े वाले सिलेंडर के भीतर। ठीक है, तो इस सिलेंडर पे जितना चार्ज है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका तो रेडियस कैपिटल R है, तो वॉल्यूम हो जाएगा πr² और लेंथ है L। चूंकि इतना ही दूर आप इनक्लोज कर रहे हैं, ऊपर का सिलेंडर आउटसाइड चार्ज का हो जाएगा, तो ऊपर वाले वॉल्यूम को नहीं लेना है। तो πr² वॉल्यूम हो गया और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो πr² L में रो से गुना कर लेंगे।
तो नेट इनक्लोज चार्ज मिल जाएगा। तो अब हम ई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ है पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो, पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो, ये ऊपर आ गया और नीचे एप्सिलॉन 0 है ही, और ये टर्म 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल ये नीचे आ गया। ओके, अब जो भी टर्म कटने वाला है हटा लें, पाई से पाई चला गया, एल से एल चला गया, तो आपको बच गया ऊपर रो आर स्क्वायर। ठीक है, ऊपर बच गया रो आर स्क्वायर और नीचे बच गया एप्सिलॉन 0 2 आर बच गया। तो अब आपका रिजल्ट आ गया पाई आर स्क्वायर, सॉरी रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0 आर। तो नाउ दिस इज योर रिजल्ट फॉर आउटसाइड पॉइंट्स। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को देखने से ये पता चल रहा है कि जो फील्ड इंटेंसिटी है वो स्मॉल आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे हम दूर होते चलेंगे उस सिलेंडर से, वैसे वैसे फील्ड इंटेंसिटी आपकी घटती चलेगी। ठीक है, तो ये आउटसाइड पॉइंट्स के लिए हो गया। अब अगर सरफेस पे आप निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा, तो सरफेस पे निकालना सिंपल है, हम सिर्फ स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर करते हैं, उस आर को स्मॉल छोटा करते करते कैपिटल आर के बराबर ले आएंगे तो हम सरफेस पे आ जाएंगे। तो इसी रिजल्ट में, इस रिजल्ट में हम आर के जगह, स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर रख दें तो काम हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 आर है, वो यहाँ डाल दीजिए और देखिए क्या आ रहा है। तो पाई आर स्क्वायर तो ऊपर है ही, और 2 एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर के जगह आप कैपिटल आर डाल दीजिए। अब इस आर से इस आर को काट लेंगे, एक आर बचेगा, तो आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन सॉरी रो आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0। ओके, तो नाउ दिस इज योर रिजल्ट एट द सरफेस। और ये वैल्यू आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई भी टर्म वेरिएबल नहीं है। डेंसिटी ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया, ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर हो गया, एंड 2 एप्सिलॉन 0। तो दिस इज द फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एंड इट इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सरफेस पे आ गया। अब इनसाइड पॉइंट्स की बात करें। ठीक है, तो तीसरे केस में हम लोग इनसाइड पॉइंट्स देखते हैं। तो इनसाइड पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना होगा, तो इनसाइड पॉइंट्स की बात जब करेंगे तो अब यहाँ भीतर जब आएंगे तो भीतर मेरा स्मॉल आर का वैल्यू जो होगा वो कैपिटल आर से छोटा हो जाएगा। भीतर हम कोई पॉइंट पी सेलेक्ट कर रहे हैं तो स्मॉल आर विल बी लेस देन कैपिटल आर, और इस पी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो अब यहाँ भी हम आर रेडियस का एक हम फिर सॉलिड सिलेंडर ही इमेजिन करते हैं, गॉसियन सरफेस, और जिसकी लंबाई हम लेते हैं एल लेंथ का हम सॉलिड सिलेंडर इनसाइड इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो ई डॉट डी एस, अब गॉसेस लॉ से स्टार्ट कीजिए। गॉसेस लॉ इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस 1 बाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू नेट। तो अब इसका एरिया क्या होगा, फिर इसका कर्व्ड एरिया होगा 2 पाई आर एल इंटू 2 पाई आर इंटू एल। तो ई इंटू 2 पाई आर एल हो गया और 1 बाई एप्सिलॉन 0, और इसके भीतर कितना चार्ज है, तो इसके भीतर चार्ज लेने के लिए इसी का वॉल्यूम भी लेना होगा, इसी का इतना ही चार्ज आप देख रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर एल इसका भी वॉल्यूम हो गया और इंटू रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो करेंगे तो नेट चार्ज हमको मिल जाएगा। तो अब ई का वैल्यू निकालने के लिए देखिए ऊपर है पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 इंटू 2 पाई आर एल। तो अब पाई से पाई को हटा लें, एल से एल को हटा लें, और आर से एक आर हटा लिए, तो ऊपर बचेगा आर इंटू रो और नीचे बचेगा 2 एप्सिलॉन 0। ओके, तो आर इंटू रो डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0 बच जाएगा। तो रो इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0। अब यहाँ से देखने से ये पता चल रहा है कि जो फील्ड इंटेंसिटी ई है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो जैसे जैसे हम आर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ई बढ़ता जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा, तो सरफेस तक बढ़ेगा।
ठीक है। आर का वैल्यू अगर हम 0 ले लें, मतलब हम उस सिलेंडर के ठीक एक्सिस पे पहुंच जाए, तो वहां पे फील्ड इंटेंसिटी 0 भी हो जाएगी। ओके, तो ये 0 से शुरू होगा और मैक्सिमम सरफेस तक जाएगा, उसके बाद डाउन होना शुरू होगा। तो इसको हम लोग ग्राफ की सहायता से दिखाएं। तो ग्राफ की सहायता से दिखाएंगे। तो अगर मेरा सॉलिड सिलेंडर इंसुलेटिंग है, तो आपका फील्ड इंटेंसिटी देखिए, अलोंग वाई एक्सिस हम लोग ई का वैल्यू डाल रहे हैं और अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग डिस्टेंस का वैल्यू डाल रहे हैं आर। तो हम सेंटर से चले, मतलब एक्सिस से, तो जैसे आर 0 है तो ई 0 है। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा तो ई मेरा बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप देखें इनसाइड ई जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिजल्ट आया था। ठीक है, सरफेस पे पहुंचे तो ये कांस्टेंट वैल्यू था एप्सिलॉन आर बाय 2 एप्सिलॉन 0, सॉरी रो आर बाय 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और बाहर आएंगे आउटसाइड पॉइंट में, तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर का, तो आपका वैल्यू घटता चलेगा। जब आर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चलेंगे तो ई का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया इंसुलेटिंग केस के लिए। अगर कंडक्टिंग होता तो क्या होता, तो बाकी सारा सिचुएशन सेम होता। कंडक्टर के भीतर तो फील्ड इंटेंसिटी होती नहीं है, तो ये जो ग्राफ है जो आगे बढ़ रहा है ये ग्राफ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इंसुलेटिंग के लिए अगर कंडक्टिंग के लिए ग्राफ बनाएंगे तो ये फिगर मेरा सिर्फ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सारा चीज सेम सिचुएशन ही है। ये ग्राफ कंडक्टर के केस में लेंगे, कंडक्टिंग रहेगा तो ये 0 आ गया और फिर सरफेस से ये घटना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सॉलिड सिलेंडर इंसुलेटिंग हो और कंडक्टिंग हो, दोनों ही सिचुएशन में। तो देखिए गॉसेस लॉ को यूज करना कितना आसान रहता है। सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है कि हम गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन सही ढंग से कर सकें। अब हम गॉसेस लॉ का एक अंतिम एप्लीकेशन देखते हैं। किसी चार्ज कंडक्टर हो जो किसी भी शेप का हो, आर्बिट्ररी शेप का, तो अब क्या करेंगे। ठीक है, आर्बिट्ररी शेप, अब यहाँ कोई खास शेप नहीं है, कोई सॉलिड स्फीयर या सॉलिड सिलेंडर या प्लेन शीट, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आर्बिट्ररी शेप का हम यहाँ ग्राफ बना रहे हैं। ये कोई एक कंडक्टर है जिसका शेप आर्बिट्ररी है, इस पे हम चार्ज डाले हैं, कंडक्टर मान रहे हैं, तो जो भी चार्ज आप डालिएगा सब इसके आउटर सरफेस पे जाके रिसाइड करेगा, भीतर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। ठीक है, अब इसके सरफेस से आर डिस्टेंस पे हम कोई पॉइंट P सेलेक्ट कर रहे हैं और P पॉइंट पे हम फील्ड इंटेंसिटी निकालने चाह रहे हैं कि P पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। ठीक है, तब इसके लिए क्या करें, तो अब इसके लिए हम सोचते हैं, तो एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करते हैं सिलेंड्रिकल शेप का, जिसका हाफ पोर्शन सरफेस के बाहर है और आधा पोर्शन सरफेस के भीतर है, पैर सी में। ओके, तो ऐसा सॉलिड सिलेंडर हम इमेजिन करते हैं। तो आप जानते हैं कि कंडक्टर के भीतर फील्ड इंटेंसिटी होती नहीं है, इसका प्लेन एरिया, प्लेन कैप का एरिया हम ए लेते हैं। तो भीतर तो फील्ड इंटेंसिटी ई का वैल्यू 0 है, कंडक्टर के भीतर फील्ड इंटेंसिटी होती नहीं है, जो भी होगा बाहर की ओर ही होगा। तो केवल इस एरिया से आपको फील्ड इंटेंसिटी ई का वैल्यू मिलेगा, इसे कर्व सरफेस पे नहीं मिलेगा। तो हम आगे बढ़े, गॉसेस लॉ को यूज करें। ठीक है, तो गॉसेस लॉ को यूज करने के लिए हम लोग गॉसेस लॉ को लिखें। पहले इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू नेट। तो ई और जो एरिया है उसको ए माने हैं, तो ये आ गया ई ए, और 1/ε0 इंटू चार्ज कितना आएगा, तो सरफेस आप जो आर्बिट्ररी शेप का लिए हैं इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट एरिया में कितना चार्ज है वो सिग्मा माने हैं, और आप ए एरिया पैड्स कर रहे हैं तो सिग्मा इंटू ए नेट इनक्लोज चार्ज हो जाएगा। तो ए से ए कट जाएगा तो ई का वैल्यू सिग्मा बाय ε0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखे थे कि
पहले रिजल्ट कंडक्टर के केस में ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 आ रहा है। तो किसी भी आर्बिट्ररी शेप का अगर कोई कंडक्टर है तो उसके ठीक बगल में, अब ये भी जो रिजल्ट है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, तो उसके नज़दीक रहें या थोड़ा दूर भी जाएं तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 वैल्यू ही मिलेगा। ये वैल्यू इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंडेंट है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होता चलेगा। और इसकी दिशा क्या है, तो इसकी दिशा हमेशा इस सरफेस पे जहाँ भी आप पॉइंट चुनेंगे उसके ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हम अगर इस दिशा में एक यूनिट वेक्टर मान लें आर हैट, तो हम आर हैट से गुना करके उसको डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो अगर हम डिस्टेंस से ये इंडिपेंडेंट है तो हम वेक्टर फॉर्म में चाहें तो एक यूनिट वेक्टर लगा दें और ये सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो ई का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 आर हैट आ गया। ये किसी भी कंडक्टर आर्बिट्ररी शेप का हो तो उसके बगल में फील्ड इंटेंसिटी का ये वैल्यू होगा। ओके, तो अब अभी तक हम लोग गॉसेस लॉ के डिफरेंट एप्लीकेशंस को सीख रहे थे। ठीक है, और आप देखें कि गॉसेस लॉ को यूज करना बहुत ही सिंपल हो जाता है अगर हम अपने हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस का जो इमेजिनेशन है वो सही से कर पाएँ तो। अगर हम ठीक से नहीं कर पाएंगे तो हम E.ds का वैल्यू ही नहीं निकाल पाएंगे। ओके, अगर आपका सिलेक्शन सरफेस का सिलेक्शन सही ढंग से हो गया तो डेरिवेशन मात्र 2-3 लाइन का होता है, हमें E.ds निकाल लेना होता है और नेट चार्ज का वैल्यू डाल देना रहता है। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे।